Hello everyone. Today we will discuss direct and indirect tax. देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था पे टैक्स सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत रहा है। यही कारण है इसे राजस्व शास्त्रियों ने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जिसको चुकाने का दायित्व और कर भार दोनों डायरेक्टली एक ही व्यक्ति पे पड़ता है। मतलब जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति उस कर को वहन करता है या भुगतान करता है। हमारे भारतवर्ष में इनकम टैक्स और असेट्स पे टैक्स इसी प्रकार से लगाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। A direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed, while an indirect tax is imposed on one person but paid partially or wholly by another. Thus an indirect tax is conceived as one which can be shifted or passed on a direct tax is one which cannot. According to डाल्टन के अनुसार एक प्रत्यक्ष कर वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह वैधानिक रूप से लगाया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे शिफ्ट और पास ऑन किया जा सके, जबकि प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे शिफ्ट या पास ऑन नहीं किया जाता है। ऐसे ही प्रोफेसर मिल कहते हैं प्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि उस व्यक्ति से मांगा जाता है जिससे कि ये आशा या इच्छा प्रकट की जाती है कि वह उसे अपने पास से देगा। फिंडले सिराज कहते हैं कि वे कर जो व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं उपभोक्ता द्वारा सीधे सरकार को अदा कर दिए जाते हैं, ऐसे कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इसका मतलब प्रत्यक्ष कर वह कर है जो पूरी तरह उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है जिस पर वह कर लगाया जाता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि जब किसी कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट जो कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वह कर होता है जो एक व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है लेकिन इसका जो वास्तविक भार अंतिम रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है, वह जो उसका भार वहन करता है, जिसमें हम सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स को इंक्लूड करते हैं। प्रोफेसर मिल ने इसको इस प्रकार डिफाइन किया है कि अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति से इस इच्छा या आशय से मांगा जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति से इस कर की राशि को पूरा कर लेगा। डॉक्टर डाल्टन कहते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में कि अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर वह कर होता है जो कि उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं किया जाता जिस पर वह लगाया जाता है, बल्कि आपस में किसी समझौते के अधीन आंशिक रूप से या पूरी तरह अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है। जे.के. मेहता कहते हैं कि परोक्ष कर वह कर है जिसे चुकाने वाला व्यक्ति पूरी तरह या आंशिक रूप से
उसे कुछ अन्य व्यक्तियों पर टाल देता है। तो ऐसे सभी कर जिसमें हम व्यापार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर या जो बाजी लगाने वाले कर हैं, इनको हम परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर के समूह में शामिल करते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जब किसी कर का करापात और कराघात अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है या भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम परोक्ष या अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रत्यक्ष करों में क्या गुण होते हैं, मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए, प्रत्यक्ष करों में न्यायशीलता का गुण पाया जाता है। ये कर आय और संपत्ति पर आधारित होते हैं, अर्थात कर देय क्षमता के सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। इनकी दर को प्रगतिशील बनाकर धनी वर्ग से अधिक कर लेकर और निर्धनों से कम कर लगाकर आय के वितरण की विषमता को दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर मेहता भी कहते हैं कि प्रत्यक्ष कर न्याय उचित हैं क्योंकि वे करदाता की योग्यता के आधार पर वसूल किए जाते हैं। नेक्स्ट मेरिट है इसकी प्रोडक्टिविटी। ये कर उत्पादक होते हैं क्योंकि इन करों की दरों में मामूली वृद्धि होने पर जो सरकार को बहुत बड़ी आय प्राप्त होती है और देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ इन करों में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इसमें सर्टेनिटी का गुण पाया जाता है, निश्चितता। प्रत्यक्ष करों में करदाता को ये निश्चित रहता है कि कर की राशि कब, किस प्रकार और किस दर से और कितनी जमा करनी है, और सरकार को ये भी मालूम रहता है कि किस दर से कर वसूल करना है। इस प्रकार करदाता और सरकार दोनों को ही लाभ होता है। इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इन करों में लोचता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि इसकी दर में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके अनुकूल आय प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की स्थिति में सुधार की दृष्टि से इस लोचकता का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। इसमें मितव्यता का गुण पाया जाता है। इन करों में सरकार और करदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध रहने से कर संग्रहण में मितव्यता रहती है। ये कर देश की संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में थोड़े से व्यक्तियों से वसूल की जाते हैं, इसलिए इन करों की राशि को कलेक्ट करना आसान होता है और उनको वसूल करने की लागत भी कम आती है। नेक्स्ट इसकी गुण है सामाजिक जागरूकता एवं शैक्षिक मूल्य, सोशल कंसाइसनेस एंड एजुकेटिव वैल्यू। इन करों में करदाता को कर देने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिससे उसके मन में सामाजिक जागरूकता बढ़ती है और वह इस बात में इंटरेस्ट लेता है कि गवर्नमेंट कर प्राप्ति की राशि का प्रयोग किस प्रकार करती है। ये आर्थिक विषमताओं को कम करने में सहायक है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों के गुणों की। तो अप्रत्यक्ष कर कन्वेनिएंट होता है। इन करों को सामान्यतः वस्तु को क्रय करते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में चुकाया जाता रहता है, इसलिए करदाताओं को कर चुकाने में सुविधा रहती है। अप्रत्यक्ष करों में न्यायशीलता संभव है। निर्धन वर्ग द्वारा प्रयोग होने वाली और आवश्यक वस्तुओं पर कम दर से कर लगाकर धनी वर्ग द्वारा प्रयोग होने वाली और विलक्षणता वाली जो वस्तुएं उस पर अधिक दर से कर लगाकर इन करों में न्यायशीलता लाई जा सकती है। इसमें कर वंचन में कठिनाई, ये इसका गुण है। इन करों में कर वंचन में कठिनाई रहती है क्योंकि यदि उपभोक्ता कर लगी हुई वस्तु का प्रयोग करता है तो उसे कर देना ही पड़ेगा। इसमें लोचता अधिक पाई जाती है। अप्रत्यक्ष करों में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक लोच रहती है। विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों में पर्याप्त लोचता रहती है। हानिकारक वस्तु के प्रयोग पर रोक रहती है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों द्वारा जो भी मादक पदार्थ हैं या कोई हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर ऊंची दर से कर लगाकर उनके प्रयोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष करों का समाज के सभी वर्गों पर जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उससे समाज के सभी वर्गों से कुछ न कुछ कर की प्राप्ति जरूर होती है।
इस प्रकार करों का आधार प्रत्यक्ष करों की तुलना में काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। विकासशील देशों में इसका विशिष्ट महत्व है, क्योंकि आय का स्तर नीचा होने के कारण प्रत्यक्ष करों से पर्याप्त आय संभव नहीं हो पाती। और दूसरा, उपभोग को नियंत्रित करने तथा पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने में अप्रत्यक्ष कर विशेष सहायक होते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष करों के दोष। प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक रहता है, इसमें कर की चोरी की संभावना अधिक रहती है, करों की मनमानी दर बनी रहती है। इससे करों का भुगतान करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर मानसिक अशांति बनी रहती है, उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है, गरीबी व्यक्तियों पर कोई भार नहीं होता, इसमें अमितव्ययी और बेलोचपन बना रहता है। अगर हम अप्रत्यक्ष करों के दोष की बात करें तो ये निर्धनता पर, ये जो निर्धन लोग होते हैं उन पर अधिक भार रहता है, इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहती है, सामाजिक चेतना को उत्पन्न करने में ये प्रभावहीन होता है, मंदी काल में काफ़ी हानिप्रद रहता है और यही मुद्रास्फीति की जो प्रवृत्ति है उसको जन्म देता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जहाँ प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के अनेक गुण हैं, वहाँ इनमें कुछ दोष भी हैं, क्योंकि प्रत्येक कराधान नीति में करदाता को समय समय पर अपनी आय और संपत्ति का लेखा जोखा कर अधिकारियों के सामने देना होता है। तो ये कार्य काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिससे करदाता को काफ़ी असुविधाएं होती हैं। जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उन करों को सामान्य उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता है, तो धनी व्यक्तियों की तुलना में निर्धन पर कर का वास्तविक भार बहुत अधिक पड़ता है। इस प्रकार ये कर स्वभाव से रिग्रेसिव होते हैं और ये कहा जा सकता है कि ये कर न्याय संगत नहीं होते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।